हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एरिथ्रोपोइसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। मतलब क्या हुआ कि जो एरिथ्रोसाइट्स है उनका ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन, ये तीनों चीजें होने का जो प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस से ही एक सिमिलर वर्ड है। हीमोपोइसिस और हेमाटोपोइसिस क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। मतलब हीमोपोइसिस और एरिथ्रोपोइसिस में क्या डिफरेंस है। एरिथ्रोपोइसिस स्पेसिफिकली एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज के ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन के बारे में बताता है, वेयर एज जो हीमोपोइसिस या हिमैटोपोइसिस होता है वो सारे ब्लड सेल्स के ओरिजिन, डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ सेल को बताता है, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, सारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। इसे हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे, एक तो फीटल लाइफ में और दूसरा बर्थ और एडल्ट लाइफ में। तो फीटल लाइफ में जो एरिथ्रोपोइसिस का जो प्लेस है दैट इज डिफरेंट दैन फ्रॉम द आफ्टर बर्थ। तो वी विल सी बोथ द साइट ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। इन्फेंट लाइफ में जो एरिथ्रोपोइसिस होता है वो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज जो होता है उसे हम मीजोब्लास्टिक स्टेज बोलते हैं, सेकेंड इज द हिपैटिक स्टेज एंड थर्ड इज द माइलॉइड स्टेज। फर्स्ट जो है मीजोब्लास्टिक स्टेज, वो फर्स्ट 2 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में होता है। मतलब जब प्रेगनेंसी का फर्स्ट 2 मंथ होता है उसमें उसे मीजोब्लास्टिक स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस होता है उस समय। तो उस समय क्या होता है, जो आरबीसी है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेसेनकाइम ऑफ योक सैक। जो योक सैक का मेसेनकाइम टिश्यूज होते हैं वहां से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज जो है वो 3rd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट होकर 6 मंथ तक होता है। लीवर आरबीसी को प्रोड्यूस करता है। स्प्लीन एंड लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो होते हैं वो भी एरिथ्रोपोइसिस में इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड स्टेज इज माइलॉइड स्टेज, लास्ट 3 मंथ्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में होता है और इसमें जो आरबीसी प्रोड्यूस होता है वो फ्रॉम रेड बोन मैरो एंड लिवर से प्रोड्यूस होता है। तो न्यू बॉर्न चिल्ड्रन और एडल्ट में आरबीसी जो है वो रेड बोन मैरो से प्रोड्यूस होता है। तो अप टू द एज ऑफ 20 ईयर्स जो आरबीसी है दैट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द रेड बोन मैरो ऑफ ऑल बोन्स। जितने भी बोन्स होते हैं उनके सारे रेड बोन मैरो से आरबीसी का प्रोडक्शन होता है, इंक्लूडिंग ऑल लॉन्ग एंड ऑल फ्लैट बोन्स। लेकिन आफ्टर द एज ऑफ 20 ईयर्स क्या होता है, जो आरबीसी है वो सिर्फ मेम्ब्रेनस बोन्स लाइक वर्टिब्रा, स्टर्नम, रिब्स, स्कैपुला, इलिएक एंड स्कल बोन्स और से ही प्रोड्यूस होता है, इंक्लूडिंग द एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन। जो एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन है उनसे प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन है उनसे आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो शेफ्ट ऑफ लॉन्ग बोन है it get converted into yellow bone marrow because of the fat deposition. It loses the erythropoietic function. In adults, in case the bone marrow is fibrosed या destroyed, in that case जो liver है and spleen है वो blood cell production में हेल्प करती हैं। तो जो बोन मैरो है दैट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑल ब्लड सेल्स। कंपैरेटिवली जो 75% ऑफ बोन मैरो है वो दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइट दैट इज WBC and only 25% of the bone marrow is involved in the production of erythrocytes. अब आप सोचोगे कि जो आरबीसी का नंबर है दैट इज मोर एंड डब्ल्यूबीसी का जो नंबर है वो कम है, पर भी 75% ऑफ द प्रोडक्शन साइड डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद भी जो ल्यूकोसाइट का नंबर है वो कम होता है और जो 25% ऑफ द बोन मैरो है वो आरबीसी को प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद भी एरिथ्रोसाइट्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो ल्यूकोसाइट का लाइफ स्पैन है वो बहुत ही कम रहता है, वो सिर्फ 1 से 10 डेज के ऑलमोस्ट होता है, लेकिन जो लाइफ स्पैन ऑफ एरिथ्रोसाइट है दैट इज 120 डेज। इसीलिए ल्यूकोसाइट का जो नंबर है
उसको मेंटेन रखने के लिए साइट ऑफ प्रोडक्शन जो है ज़्यादा है। एरिथ्रोपोइसिस के क्या क्या प्रोसेस है, तो जो एरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो स्टेम सेल के बारे में, दूसरा जो चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोइसिस, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ये 3 स्टेप में हम प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस को पढ़ेंगे। स्टेम सेल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टेम सेल क्या होते हैं? स्टेम सेल्स प्राइमरी सेल्स होते हैं विच आर केपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू अ स्पेशलाइज्ड सेल। हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं बोन मैरो में, उन्हें कहा जाता है अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, इन शॉर्ट PHSC। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब ये डिफरेंशिएटेड नहीं है कि ये इसी तरह का कि ये सिर्फ आरबीसी को प्रोड्यूस करेंगे, डब्ल्यूबीसी को प्रोड्यूस करेंगे या प्लेटलेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। ये सारे तरह के ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अर्ली स्टेजेस में जो PHSC सेल्स होते हैं, ये डिफरेंट, they are not designed to form a particular type of blood cells. It is also not possible to determine the blood cell to be developed from the cell. Hence, the name uncommitted is given to this type of PHSC cells. एडल्ट्स में ऐसे सेल्स का नंबर बहुत ही कम होता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड सेल्स होते हैं, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टेम सेल्स। जो ऐसे सेल्स होते हैं जो डिजाइंड होते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ ब्लड सेल्स बनाने के लिए, उन्हें बोलते हैं कमिटेड प्लूरिपोटेंट हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स, मतलब कमिटेड PHSC. Committed PHSC is defined as a cell which is restricted to give rise to one group of blood cells. restrict होते हैं, जिस टाइप ऑफ ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना है वो उसी टाइप के ब्लड सेल को ही प्रोड्यूस करते हैं। अब ये जो कमिटेड PHSC सेल्स है, ये 2 तरह के होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स एंड कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स. Lymphoid stem cells give rise to lymphocyte and natural killer cells. Next, colony forming blastocyte. ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स है, ये माइलॉइड सेल्स प्रोड्यूस करता है। और ये माइलॉइड सेल्स क्या होते हैं? माइलॉइड सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो ब्लड लिम्फोसाइट्स को छोड़ के बाकी तरह के ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। और जब इन माइलॉइड सेल्स को हम कल्चर में ग्रो करते हैं तो ये जो इनके जो सेल्स होते हैं ये कॉलोनीज फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इसका नाम कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट रखा जाता है। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स हैं, इसमें 3 डिफरेंट तरह के यूनिट ऑफ कॉलोनी फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट इज द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E मतलब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। तो ऐसे जो सेल्स, इस यूनिट के जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? वो एरिथ्रोसाइट्स को मतलब रेड ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं, आरबीसी को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM मतलब ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये कॉलोनी क्या प्रोड्यूस करेगा? मोनोसाइट प्रोड्यूस करेगा। और ग्रैनुलोसाइट मतलब उसमें क्या क्या आ गया? न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल एंड इएसिनोफिल। ये चारों तरह के WBCs को प्रोड्यूस करेगा। Next is the colony forming unit M. M for megakaryocytes. The karyocyte will produce the platelets. इस uncommitted pluripotent hemopoietic stem cells से सारी तरह के blood cells का formation होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे चेंजेस ड्यूरिंग द एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के समय 4 मेजर चेंजेस होते हैं। 4 मेजर चेंजेस में फर्स्ट होता है रिडक्शन इन साइज ऑफ द सेल। जो डायमीटर ऑफ सेल है वो 25 माइक्रोन से रिड्यूस होकर 7.2 माइक्रोन तक आ जाता है। तो फर्स्ट मेजर चेंज होता है रिडक्शन इन सेल।
Second major change is the disappearance of nucleolus and nucleus. जो फर्स्ट स्टेम सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन बाद में ग्रेजुअली जब आरबीसीज बनते हैं, बनने के प्रोसेस में इनका डिसअपियरेंस हो जाता है। तो सेकेंड चेंज क्या है कि जो न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियस है ये डिसअपियर हो जाएंगे। थर्ड चेंज इज द अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। पहले इनिशियल फेजेस में कोई हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, लेकिन बाद में हीमोग्लोबिन आता है। Third change is the appearance of hemoglobin, and fourth is the change in staining properties of the cytoplasm. Gradually जैसे जैसे एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, वैसे वैसे जो साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसकी भी स्टेनिंग प्रॉपर्टी में चेंज आने लगता है। तो ये 4 मेजर चेंजेस हैं जो एरिथ्रोपोइसिस के समय हमको देखने को मिलती है। एरिथ्रोपोइसिस के 6 मेजर स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट इज द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, सेकेंड इज द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, थर्ड is the formation of intermediate normoblast, fourth is the late normoblast, and fifth is the reticulocyte, and sixth is the mature erythrocyte. First stage of erythropoiesis is the प्रोएरिथ्रोब्लास्ट, जिसे हम मेगैलोब्लास्ट भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल डिराइव्ड फ्रॉम द कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से जो फर्स्ट सेल डिराइव होता है या बनता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट है, तो इससे फर्स्ट सेल जो बना वो है प्रोएरिथ्रोसाइट, जिसे मेगैलोब्लास्ट भी कहते हैं। इसका जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। इट इज वेरी लार्ज इन साइज विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 20 माइक्रोन। न्यूक्लियस होता है, इट इज ऑल्सो वेरी लार्ज एंड ऑक्युपाइज ऑलमोस्ट द सेल कंप्लीटली। यू कैन सी इसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है, और सेल जो न्यूक्लियस है वो लगभग पूरे सेल को ऑक्युपाई करके रखता है। इसके न्यूक्लियस में 2 या मोर देन 2 न्यूक्लियोलाई होते हैं। यू कैन सी द 2 न्यूक्लियोलाई एंड अ रेटिकुलर नेटवर्क। रेटिकुलर नेटवर्क होता है 2 या मोर न्यूक्लियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, एंड जो साइटोप्लाज्म होते हैं इट इज बेसोफिलिक इन नेचर, मतलब जो इसका स्टेनिंग प्रॉपर्टी है वो बेसिक इन नेचर हो। तो जो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट होता है इट मल्टीप्लाइज सेवरल टाइम मल्टीप्लाई होगा और फाइनली फॉर्म्स द सेल ऑफ नेक्स्ट स्टेज कॉल्ड नॉर्मोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोसाइट बहुत बार मल्टीप्लिकेशन करने के बाद अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में कन्वर्ट होगा, और सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन है वो स्टार्ट तो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट स्टेज से हो जाता है, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है वो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट स्टेज में देखने को मिलता है। So this is all about the प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट है वो प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से थोड़ा छोटा होता है, इसका डायमीटर 15 माइक्रोन के लगभग होता है, एंड इसके जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें से न्यूक्लियोलाई डिसअपियर हो जाते हैं, and condensation of chromatin network occurs. The condensed network become more dense, और जो cytoplasm है that is basophilic in nature, so this cells is also called as basophilic erythroblast. This cell develops into the next stage called intermediate normoblast. Third is the intermediate normoblast. Intermediate normoblast is smaller than the early normoblast with a diameter of 10 to 12 micron. Nucleus is still present, but the chromatin network show further condensation. Hemoglobin start appearing. Most important, hemoglobin appear होना चालू हो जाता है। एंड पहले से जो साइटोप्लाज्म का कैरेक्टर कैसा था, बेसोफिलिक था, लेकिन क्योंकि अब हीमोग्लोबिन भी अपियर हो गया है, इसीलिए वो अब एसिडिक स्टेन भी ले रहा है। मतलब वो अब एसिडिक स्टेन भी ले रहा है, बेसिक स्टेन भी ले रहा है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, पॉलीक्रोमोफिलिक या फिर पॉलीक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट कहा जाता है। किसे कहते हैं, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट को। This cell develop into the next stage called late normoblast. Late normoblast का जो diameter of cell है it decreases, that becomes about 8 to 10 micron. Nucleus become very small
with very much condensed chromatin known as ink spot nucleus। क्योंकि इसका जो क्रोमैटिन नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा कंडेंस्ड हो जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इंक स्पॉट न्यूक्लियस। यू कैन सी इसका जो न्यूक्लियस है वो किसी इंक स्पॉट के जैसा नजर आता है। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इंक्रीजेस, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड साइटोप्लाज्म बिकम ऑलमोस्ट एसिडोफिलिक, क्योंकि हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी इंक्रीज हो गया है इसीलिए साइटोप्लाज्म का जो नेचर है वो बेसोफिलिक से एसिडोफिलिक हो गया है। एंड जो सेल है, दिस सेल्स आर नाउ कॉल्ड एज ऑर्थोक्रोमिक एरिथ्रोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट का जो लास्ट स्टेज में है, जब वो रेटिकुलोसाइट जस्ट बनने ही वाला होता है, एट दैट टाइम क्या होता है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टूट जाता है और डिसअपियर हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस बाय विच न्यूक्लियस डिसअपियर इज कॉल्ड एज पिक्नोसिस। तो process by which the nucleus disappear is called as pycnosis. The final remnant is extruded from the cell and the late normoblasts develop into the next stage called reticulocyte. रेटिकुलोसाइट को हम इमेच्योर आरबीसी भी कहते हैं। इट इज स्लाइटली लार्जर देन द मैच्योर्ड आरबीसी। मैच्योर्ड आरबीसी से थोड़ा सा बड़ा होता है। और जो साइटोप्लाज्म है इट कंटेन्स द रेटिकुलर नेटवर्क, या इसे रेटिकुलम भी कहते हैं, which is formed from the remnant of disintegrated organelle। जितने भी ऑर्गेनल्स डिसइंटीग्रेट हुए हैं उनके रेमिनेंट से एक रेटिकुलर नेटवर्क फॉर्म होता है जिसे रेटिकुलम कहते हैं, और इसी वजह से इस सेल को रेटिकुलोसाइट कहते हैं। तो रेटिकुलम ऑफ रेटिकुलोसाइट स्टेन विद अ सुप्रावाइटल स्टेन। न्यूबॉर्न बेबीज में जो ये रेटिकुलोसाइट काउंट होता है इज 2 to 6% ऑफ आरबीसी। दैट इज 2 to 6 रेटिकुलोसाइट आर प्रेजेंट फॉर एवरी 100 आरबीसी। The number of reticulocyte decreases during the first week after the birth, and later the reticulocyte count remains constant at or below 1% of RBC. The number increases whenever the production and release of RBC is increased. Reticulocyte is basophilic due to presence of remnants of disintegrated Golgi apparatus, mitochondria and other organelles of the cytoplasm. And during this stage, the cell enter the blood capillaries through capillary membrane from the site of production by diapedesis. Matured एरिथ्रोसाइट में क्या है, रेटिकुलर नेटवर्क जो है वो डिसअपेयर हो जाता है। सेल बिकम्स मेच्योर्ड आरबीसी एंड अटेन्स द बाइकॉन्केव शेप. The cell size decreases in size to 7.2 micron in diameter, and the matured RBC is with hemoglobin. hemoglobin रहेगा but without nucleus. nucleus नहीं रहेगा। प्रो एरिथ्रोसाइट से लेके मेच्योर्ड आरबीसी तक 7 डेज लगते हैं, जिसमें से प्रो एरिथ्रोसाइट और रेटिकुलोसाइट इतना में 5 डेज लगते हैं, लेकिन रेटिकुलोसाइट से ही एरिथ्रोसाइट बनने में 2 डेज और एडिशनल लगते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ erythrocytes. So if you find this video beneficial, then please do like it, share with your friends and subscribe to my channel. Thank you.